नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार आज आपका घर से पढ़ाओ अभियान की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं और उसी कहानी के माध्यम से मैं आपको आगे लिए चलता हूं जो पिछले सेशन में हमने अधूरी छोड़ दी थी। आपको ध्यान होगा एक कहानी हमने बताई थी रानी के विषय में। संधि नाम की रानी थी, उसकी 3 पुत्रियाँ थी, अच, हल और विसर्ग। 3 पुत्रियाँ थी, एक का नाम अच, एक का हल और तीसरी का नाम था विसर्ग। इनमें से हमने पहली अर्थात अच को स्वर संधि भी कहा जाता है और दूसरी हल का मतलब है व्यंजन संधि। इनमें से हमने अच के विषय में अर्थात स्वर संधि के विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं और इसके 7 भेद जिनमें से 5 मुख्य भेद थे उन सब की चर्चा करने के बाद आज हम दूसरी अर्थात हल संधि व्यंजन संधि के विषय में पढ़ते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? पहला ही प्रश्न हमारा ये आ जाता है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। जब किसी व्यंजन से परे कोई स्वर या व्यंजन हो तो पूर्ववर्ती व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। क्या बताया? जब किसी व्यंजन से परे कि अर्थात के सामने कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो तो पूर्ववर्ती व्यंजन में, पूर्ववर्ती कौन सा? पहले वाला, इस व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है, यही क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाता है। ध्यान दीजिए, आप देखिए गौर से कि जिसका हम नाम बोलते हैं, जिस भी संधि का, पीछे हमने स्वर संधि के विषय में कहा था तो स्वर संधि पहले, स्वर पहले आया था, व्यंजन संधि में व्यंजन पहले आता है और विसर्ग संधि में विसर्ग पहले आता है। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन होने पर पूर्ववर्ती व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। ये तो हमारी डेफिनेशन अर्थात इसकी परिभाषा हुई। अब इसको हम एक ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि संधि और वो भी व्यंजन संधि इतनी सरल है। हाँ बिल्कुल, बहुत सरल है। इतनी सरल आपने कभी पहले नहीं देखी होगी। आमतौर पर विद्यार्थी इसको देखकर भय खा जाते हैं, डरते हैं कि व्यंजन संधि समझ में नहीं आएगी। मैं कहता हूं कि एक बार आप इसको पूरा देखिए इस वीडियो को और आप हैरान रह जाएंगे कि संधि कितनी सरल है। तो आइए हम पहले एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से करते हैं और उसके बाद फिर हम इसके सूत्रों के द्वारा इसको पूरा पढ़ते हैं। तो पहले ट्रिक देखिए आप, क्या ट्रिक है। ये क्या दिखाई देता है आपको? किसका सिंबल है? आप खुद बताइए। स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत सुना होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी सब इस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करते हैं, अर्थात स्वच्छता की ओर मोटिवेट करते हैं। क्या होता है? स्वच्छ भारत है, लेकिन है उल्टा। जहाँ स्वच्छता है वहाँ भारत नहीं और जहाँ भारत है वहाँ स्वच्छता नहीं। तो आइए हम यही से अपना शुरू करते हैं आज की संधि। और संधि क्या है देखिए, यही से शुरुआत कर लेते हैं। स्वच्छ से याद रह जाएगा ना, स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ देखिए, स व च छ, स्वच्छ शब्द यहाँ से इस प्रकार से बना है और इसमें से यदि हम ये अलग निकाल दें, ये अलग निकाल दें तो आपको बीच में नजर आता हुआ क्या बच गया? च बच गया, च। और ये च जबरदस्ती आ जाता है। तो याद रखिए, जब कभी भी स्वर के सामने कोई छ आ जाए, कितनी आसान, देखिए कितनी सरल ट्रिक के द्वारा स्वच्छ याद रखिए, स्वच्छ और भारत। तो स्वच्छ में क्या है? स्व अर्थात स्वर से परे छ होने पर और बीच में क्या आ जाएगा? किसका आगम हो जाएगा? च का। तो याद रखिए, जब भी इधर कोई स्वर हो और उससे परे छ हो तो हमेशा बीच में च का आगमन हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं, स्व जमा में छंद, क्या बनेगा? अ। यहाँ पर क्या है? स्वर है अ और अ से परे क्या है? छ है। तो इस अवस्था में यहाँ देखिए आप, किसका आगम हो जाएगा? च का। आधा स और इधर क्या बच गया था? आधा व और अ यहाँ पर है चौह छ है आगे, फिर आधा न और द, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा? स्वच्छंद। स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्व जमा में छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद। और इसी प्रकार एक और देखिए आप, अनु जमा में छेद आ जाता है। क्या करेंगे? यहाँ पर ऊ के परे छ है तो उस अवस्था में बीच में क्या आ जाएगा? च और हमारे पास क्या बन जाएगा? अनुच्छेद, अनुच्छेद। याद रह जाएगा ना? तो याद रखिए क्या है? स्वच्छंद, स्वच्छ, स्वच्छ भारत। जहाँ स्वच्छ है वहाँ भारत नहीं और जिधर भारत है वहाँ स्वच्छ नहीं। तो स्व अर्थात स्वर
से परे छ होने पर बीच में किसका आगम हो जाएगा, च का हो जाएगा। ये तो था स्वच्छ। और अब लेते हैं हम भारत की बात करते हैं। भारत में से यदि ये निकाल दिया जाए तो क्या बच जाएगा, त। आज हमारे देश के ऊपर एक ही चीज तो है, वो ये है, वो ये निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, त। तो इसी की बात कर लेते हैं हम। दूसरा हमारा नियम है त, अर्थात त से संबंधित हम नियम देखते हैं। और वो रानी की पुत्री, मझली पुत्री अर्थात व्यंजन जब उसको बार बार बोल रही थी, बड़ी तेज बोल रही थी, जल्दी जल्दी बोल रही थी, तो फिर वो संधि कहने लगी कि तू चलने दे, डट जा। दूसरी बात है, जब इसके ऊपर विपक्ष का मुद्दा उठा कि जहाँ स्वच्छ है वहाँ भारत नहीं और जहाँ भारत है वहाँ स्वच्छता नहीं, तो कुछ लोग कहने लगे कि तू चलने दे, डट जा, कि मेरे भाई डट जा, तू चलने दे। अर्थात सेंटेंस हमने क्या बनाया कि तू चलने दे, तू चलने दे, डट जा। अर्थात जो हो रहा होने दे भाई। तो यहां पर हमारा एक नया नियम निकल के आया, ये ट्रिक है, याद रखना, तू चलने दे, डट जा। तो यहां पर देखिए तू से तात्पर्य त के परे क्या होना चाहिए, क्या है, च, ल, न, द, ड, ट और ज। इनका हमने एक एक व्यंजन ले लिया। क्या ले लिया, च से, च हलंत युक्त हैं सारे के सारे, च, ल, न, द, ड, ट, ज। और हमारे पास बहुत कमाल का एक, यूं कहूंगा मैं 50% व्यंजन संधि इसी एक सूत्र से कंप्लीट हो जाएंगे आपकी। और जब भी कोई परीक्षा होगी आपकी, बड़ी परीक्षा आप जब भी कोई देंगे, तो संधि जो पूछी जाती है वो इसी सूत्र के द्वारा कंप्लीट हो जाएगी आपकी। देखिए क्या कि जब त के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो ये त जो है वो इन्हीं का स्थान प्राप्त कर लेता है, अर्थात इन्हीं को आदेश हो जाता है। जैसे त के बाद च आता है तो त किस में बदल जाएगा, च में। ल आएगा तो भी त किस में बदलेगा, ल में। न आने पर भी त किस में बदलेगा, न में। अर्थात ये द्वित्व हो जाते हैं। उदाहरण के द्वारा देखते हैं और उदाहरण से तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा कि बड़ा कमाल का सूत्र है ये। तो इतना इतना अच्छा सूत्र पहले हमने कभी भी नहीं पढ़ा था, पहले हमने कभी भी नहीं देखा था कि इस प्रकार से भी संधि हो सकती है। देखिए त सत जमा में च का ले लेते हैं चरित्र, या और देख लेंगे, पहले ये ले लिए सत जमा में चरित्र। अब त के बाद च है तो ये त इसी में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। और हमारे पास देखिए स आधा च और फिर चरित्र, तो सच्चरित्र बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ल का ले लेते हैं। ल का एग्जाम्पल देखिए आप, तत् जमा में लीनः। अब आप स्वयं देखिए, त के बाद ल है, त के बाद ल होगा तो त किस में बदल जाएगा, ल में ही बदल जाएगा। अब ल में बदलेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तल्लीन है। क्या बन जाएगा, तल्लीन है। उसके बाद हम न का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उत जमा में नति। अब आप देखिए त और त के बाद क्या आ गया यहाँ पर, न आ गया, तो त किस में बदल जाएगा, न में ही बदल जाएगा। और हमारे पास बन जाएगा उन्नति, उन्नति ही। ठीक है ना। इसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल द का लेते हैं, जैसे उत जमा में देश्य। क्या बनेगा, अब आप स्वयं बताइए, त किस में बदलेगा, द में बदलेगा। और हमारे पास क्या बन जाएगा, उद्देश्य, उद्देश्य बन गया। अब उसके बाद क्या आता है, ड, जैसे उत जमा में डयन। आप बताइए क्या बनेगा, त के बाद ड है तो त किस में, ड में बदल जाएगा और ये हो जाएगा उड्डयन, उड्डयन। उसके बाद किस में है, ट, जैसे तत् जमा में टीका। अब त के बाद टी अर्थात ट है तो ये त किस में, ट में बदल जाएगा और बन जाएगा तट्टीका, डबल हो जाएगा ये। उसके बाद जय, जय का देख लेते हैं हम, जैसे काफ़ी फेमस है एक आपका उत जमा में जबल।
क्या बनेगा ये उत जमा में जबल, त किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा, वो भी आधा है और इकट्ठा करेंगे तो इस प्रकार से उज्ज्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा डबल ज। इसमें आमतौर पर गलतियां करते हैं बच्चे, तो ये एक बहुत कमाल का सूत्र आपने देखा कि तू चलने दे डट जा, कि भाई इस सिस्टम को तू चलने दे डट जा, अरे रुक जा। तो इसके द्वारा हमने एक ट्रिक के द्वारा किस प्रकार से 7 नियम कंप्लीट किए, ये तो थे हमारी ट्रिक। और अब आप देखिए, अब एक बार हम बीच में सूत्रवृत्ति अर्थात जो पाणिनि के सूत्र हैं, अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं, उनके आधार पर हम देख लेते हैं कि कैसे हमारे नियम बनते हैं। जो संस्कृत के नियम हैं वही हिंदी के नियम हैं और कितने सरल तरीके से हम संधि को सीखते हैं। आइए देखते हैं। पहला संधि हम एक बार ये कर लेते हैं, स्तुत्व संधि। संधि का नाम है स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि क्यों कहा जाता है इसको, ये कंफ्यूजन है आपका कि स्तुत्व संधि ही क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें स्तुत्व का भाव होता है, स्तु का बोध होता है, स्तु का भाव होने की वजह से इसमें स्तुत्व संधि कहा गया। ठीक है ना, मनुष्य का भाव होने के लिए मनुष्यत्व कहा गया। तो इसी प्रकार इसमें स्तु का भाव है, स्तु का बोध है, इसलिए स्तुत्व संधि कहलाया। और इसकी परिभाषा देखिए आप, परिभाषा है स्तोहो, क्या है, स्तोहो, स्तूना, स्तुह, स्तोह, स्तूना और स्तुह, ये आप सही कर लेना, यहाँ पर ये आएगा स्तोह, स्तूना, स्तुह। अब देखिए आप इसके अंदर क्या छुपा हुआ, इसी से हम नियम बना लेंगे, बहुत सरल बनाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, कितनी सरल भाषा में, कितने सरल तरीके से हम व्यंजन संधि कर पाएंगे। देखिए स्तोह, अब यहाँ तोह जो है वो तू से बना है, तू से ये देखिए आप तोह बन गया है यहाँ, तो इसका अर्थ है तो। अब यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, स का मतलब है सकार अर्थात दंत स, और तोह त वर्ग, क्या क्या है त वर्ग में, त, थ, द, ध और न, त, थ, द, ध नहीं होते हैं ना, तो ये क्या बन गया हमारे पास, त वर्ग बन गया, त, थ, द, ध, न। यदि इस अवस्था में हो, और आगे इसको देख लेते हैं, सचूना अर्थात चू, चू का मतलब है तालव्य श, च वर्ग च, छ, ज, झ और ये, फिर लिख रहे च, छ, ज, झ और ये, और इस प्रकार से आपने लिख दिया चू। अब इसका अर्थ क्या है, ये भी यही है, तो यहां पर भी लिख लेते हैं हम श, च, छ, ज, झ और ये। अब इसके अंदर क्या कहता है ये बात करते हैं हम पदांत की, द, ध, न। इसके बाद था सोना अर्थात, सोना का अर्थ है यहाँ पर श अर्थात तालव्य श, च, छ, ज, झ, य, और इसके बाद स्तुह, स्तु का फिर वही अर्थ आता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कहता है कि स और त वर्ग को स्तुह अर्थात ये वाला हो जाता है, इसको बोलेंगे हम स्थानीय अर्थात इस स्थान के अंदर विद्यमान है, और इसको ये आदेश हो जाता है, तो इसको कहेंगे हम आदेश। ठीक है ना, स्तोह, स्तुह अर्थात स और त वर्ग को श और त वर्ग, च वर्ग हो जाता है। अब इसका क्या महत्व है, ये बात आ गई। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इसके परे ये हो तो, ठीक है ना, कि इस स और त वर्ग के बाद श और च वर्ग हो तो इसको ये हो जाता है। बहुत आसान सा नियम है, और हम उदाहरण के द्वारा जब इसको देखेंगे तो देखिए आप कितना आसान है, आपको कैसे समझ में आएगा, देखते हैं। अब उदाहरण देते हैं इसका, सत जमा में चरित्र, देखिए आप सत जमा चरित्र। अब देखिए यहाँ क्या है, त, ये त है, इसके बाद च है, च आगे, कोई जरूरी नहीं कि त के सामने च ही हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, कोई भी हो सकता है इसके सामने, ये कोई आवश्यक नहीं कि इसके सामने च ही हो, लेकिन बाई चांस यहाँ पर च आ गया
तो इस त को क्या हो जाएगा, देखिए बदलेगा कौन, ये स्तो, अर्थात ये वाला बदलेगा। इसके परे स्तु इस तरफ हो या इस तरफ हो कोई फर्क नहीं पड़ना, स्थानीय अपने स्थान पर ही रहेगा। और तालव्य श अर्थात च वर्ग, इन ये चाहे बाद में हो चाहे पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदलेगा कौन, ये। और ये किस में बदलेगा, अपने ही स्थान वाले में, अर्थात यहाँ प्रथम वर्ण है तो प्रथम में ही बदलेगा। किस में बदलेगा, च में बदलेगा। और आगे चरित्र यूं का यूं है और स यहाँ पर एज इट इज है तो बन जाएगा सच्चरित्र। क्या बनेगा, सच्चरित्र, ठीक है ना। और इसके बाद जैसे हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। यहाँ पर तो ये सही था, च भी था और च के बाद हमने बदल भी दिया, ठीक है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा हम ये ले लेते हैं श का कोई एग्जाम्पल, जैसे रामस जमा में क्या शेते। अब देखिए रामस जमा शेते क्या है, यहाँ स और श के बाद तालव्य स के बाद से बाई चांस आ गया, लेकिन स के बाद ये भी हो ये भी हो कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स किस में बदल जाएगा, इसमें बदलेगा। ये ध्यान रखना, स इसमें बदलेगा तो ये तालव्य श में कन्वर्ट हो जाएगा और राम एज इट इज है और शेते रहेगा। और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, रामश्येते रूप हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। और अगला लेते हैं एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे उत जमा में चारण। अब ये भी वही नियम है जैसा कि पहले किया था कि त के बाद च आ गया, कुछ आवश्यक नहीं कि च ही आए, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है कोई भी हो सकता है त के बाद, लेकिन बनेगा क्या, इसको बनेगा तो यही बनेगा च, तो इसको च में बदल जाएगा और हमारे पास शब्द बन जाएगा उच्चारण। बनेगा कि नहीं, उच्चारण बन जाएगा ना। इसके बाद देखिए एक थोड़ा सा मैं और चेंज करके दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है दूसरी तरफ भी यदि ये बदल जाएगा तो भी कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। यदि ये श का अर्थात तालव्य श इस दंत्य श से दूसरी तरफ भी चला जाएगा तो भी कोई फर्क इसमें नहीं पड़ना है। जैसे याच जमा में न, ठीक है ना, याच जमा न। अब इसमें देखिए आप याचना नहीं बनाएंगे, अधिकतर बच्चे इसको याचना कर देते हैं, गलत हो जाता। च कहाँ है, इसमें है, और न किस में है, इसमें है, तो उल्टा कर दिया ना। बदलाव किस में होगा, इस वाले कॉलम में अर्थात न वाले में। बदलना तो न ही है और न किस में बदलेगा, अपने वर्ग के में, तो यह बन जाएगा। न किस में बदलेगा, ये में बदलेगा, और आ की मात्रा तो यहाँ बन जाएगा और ये यूं का यूं रहेगा या च, ठीक है, ये बनेगा। इसी प्रकार आप एक और देखिए एग्जाम्पल है, जैसे उत। अब तक हमने उच्चारण पढ़ा था और उज्ज्वल देखिए पहले दूसरी ट्रिक से पढ़ा था। अब लेते हैं हम उद जमा में ज्वल, उद जमा ज्वल, वहां हमने उत्ज्वल पढ़ा था या उज्ज्वल पढ़ रहे हैं। अब द के बाद देखिए आप द कहाँ है, ये द, और द के बाद बाई चांस वही सामने वाला ये आ गया। कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन द को बनेगा क्या, ज बनेगा, तो ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ओ एच टी था और ज्वल, और इस प्रकार से उज्ज्वल दो आधे जय हो जाएंगे और हमारी बहुत आसान सी संधि हो गई। संधि कैसे, फिर से समझ लीजिए। सतोह चूना चूह, अर्थात दंत्य स और त वर्ग के बाद तालव्य स और च वर्ग हो, चू। ध्यान हो, कुचुटू तुपु हमने पढ़ा था। कुचुटू, कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, त वर्ग, ऐसे प वर्ग हमने पढ़ा कुचुटू तुपु। तो उसी का हम इसी आधार पर कह सकते हैं कि इसके बाद श और त वर्ग के बाद श और च वर्ग होगा, तो ये पहले वाला इसमें बदल जाएगा, अपने ही स्थान वाले में बदलेगा। ये ध्यान रखना है, स्थान वही रहेगा, स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये थी हमारी पहली संधि अर्थात च्युतो संधि। अब दूसरी संधि देख लीजिए आप, बिल्कुल मिलती जुलती है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दूसरी संधि में। और दूसरी संधि हम लेते हैं कौन सी, ष्टुत्व संधि। दूसरी है ष्टुत्व। ष्टुत्व संधि क्या कहती है, इसमें कहता है स्तोहो, ष्टूना, ष्टुह,
बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हमने पहले स्तुतो संधि की थी। इसमें स्तु का भाव है, उसमें स्तु का भाव था, इसलिए इनको स्तुतो या स्तुतु कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वही अर्थात दंत स या त थ द ध न कुछ भी कह लो, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। अर्थात दंत स के या त वर्ग में से कोई भी हो और उसके सामने क्या होना चाहिए, स्टू, अर्थात मूर्धन्य श या ट वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग हो तो स्टूह, स्टूह किसको होगा, स और त वर्ग जो है ये किस में बदल जाएंगे, मूर्धन्य स तथा ट वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसा हमने पहले किया था भाई स त थ द ध और न ये थे। इनके बाद क्या जोड़ा था हमने, इसमें उसमें ये था तालव्य, इसमें मूर्धन्य हो जाएंगे तो मूर्धन्य स, मूर्धन्य से के बाद ट ठ ड ढ अण। और यदि ऐसी सिचुएशन होगी तो ये वाला जो कॉलम पहले वाला ये किस में बदल जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाता है, ये बदल जाएगा अपने ही वर्ग के। इसमें देखिए आप मूर्धन्य स और किस में ट ठ ड ढ ण, अर्थात ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन स्थान वही रहेगा, स्थान का ध्यान रखना है। उदाहरण के द्वारा देखते हैं हम, और इस उदाहरण से देखेंगे तो बिल्कुल बहुत आसानी से आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं ले लेता हूं, रामस जमा में टीकते। अब देखिए नियम क्या कहता हूं, स बिल्कुल है जी, स के बाद क्या है, ट, ये है। मैंने कहा था ना उसके सामने वाला कोई आवश्यक नहीं, कोई भी हो सकता है, उसके सामने वर्ग वही होना चाहिए, तो ट। अब ये जो स है किस में बदलेगा, ये बदलेगा उसके सामने वाले में, अर्थात उस वर्ग वाले में, तो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो गया। राम स टीकते, तो हमारे पास बच गया रामस टीकते। क्या बन गया, रामस टीकते, ये रूप बनेगा। बहुत आसान संधि है, बस परिवर्तन ये करना है कि बदलना, इस ये है स्थानीय। और किसको, आदेश, आदेश किस में होंगे, वही था जैसे स ट ठ ड ढ अण, आदेश ये हैं, अर्थात स में बदलेगा, त ट में, थ ठ में, ऐसे बिल्कुल सामने वाला, सामने इनमें से कोई भी हो सकता है। और उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे तत् जमा में टीका। अब आप देखिए त, अब तय के सामने क्या है, सामने वाला ही कोई जरूरी नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन बाई चांस चलो सामने वाला है तो भी तय किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, तय में ही बदलेगा, तय में बदलेगा ना। क्या था, ट वर्ग था तो ट में बदलेगा, ये ट हो गया, त ट टी का, क्या बन जाएगा, तट्टी का, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डबल त डबल ट, तट्टी का। और देखिए एग्जाम्पल है, और उदाहरण के द्वारा हम इसको और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे रामस जमा षष्ठ, रामस जमा षष्ठ। अब देखिए स के सामने ये आ गया, वर्ग तो वही है, यदि इसके सामने मूर्धन्य स है तो ये मूर्धन्य स में ही परिवर्तित हो जाता है और बन जाएगा रामषष्ठः, रामषष्ठः। ठीक है ना। तो और ये यदि इस प्रकार से आप करेंगे तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना कि इसके बाद यदि ये स्टूट था जो मूर्धन्य स और ट, और यदि ये इसके इस तरफ भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात वही की वही थी। जैसे कृष जमा में नह ले लेते हम, कृष जमा नह। अब देखिए स मूर्धन्य स तो ये बीच में था और न इस वर्ग का था, तो उल्टा कर दिया, ये तो फिक्स है अपने स्थान पर, ये इस तरफ आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बदलाव किस में होगा, जो फिक्स है एक जगह उसी में बदलाव होगा। और न किस में बदलेगा, न अण में परिवर्तित हो जाता है और विसर्ग साथ है, और हमारे पास बन गया कृष्ण। क्या बन गया, कृष्ण है। बहुत आसान हुआ ना।
ऐसे हम करेंगे तो कितना आसान आपके लिए हो जाएगा। अब जैसे एक काफ़ी फेमस है दुस जमा में तह, कई बार प्रश्न पूछा जाता है इसका, बहुत से हमारे जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए आप इसको देखिए आप कि मुख्य रूप से तो बदलाव इसमें होना है ना, ये है स और त वर्ग। तो त किसे बदलेगा, त सामने वाला अर्थात ट में बदल जाएगा और विसर्ग साथ है और ये यूं का रहेगा और हमारे पास बन जाएगा दुष्ट। ठीक है, तो चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो कोई फर्क नहीं पड़ना। एक काफ़ी फेमस है जैसे सस जमा में थी। अब देखिए थी थ है, यहाँ थ कहाँ है ये, और इसके सामने स मूर्धन्य स है, ये है। देखिए आप इस प्रकार से है, कोई भी हो सकता है सामने, लेकिन बदलेगा तो उसके सामने वाले में ही बदलेगा। और ये थ किस में बदल गया, ठ में बदल गया और ई की मात्रा तो ठी, और इस प्रकार से हमारे पास क्या बन गया, षष्ठी। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बहुत आसान है ये। तो मैं आशा करता हूं कि आपको दूसरी अर्थात स्तुतो संधि समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो पुनः एक बार बताता हूं मैं। यदि ये देखिए आप दंत्य स या त वर्ग के सामने कोई मूर्धन्य स या ट वर्ग आ जाए तो ये दंत स और ट वर्ग ये किस में बदल जाएंगे, मूर्धन्य स और ट वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं और बाद वाला यूं का यूं बना रहेगा। तो ये थी हमारी स्तुतो संधि। और तीसरा हम देखते हैं अगली संधि, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगली संधि है हमारी, अब ले लेते हैं हमें स्तुतों के बाद जसत्व संधि, जो हमने यहाँ ली थी ना, पहले लिखी थी। तो देखते हैं जसत्व संधि क्या होती है। जसत्व संधि की परिभाषा दे रखी है, झलाम जसो अंते। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने जो पहले ये क ख ग आदि जो व्यंजन पढ़े थे इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक चीज का और बताऊंगा मैं, 14 माहेश्वर सूत्र आपने जरूर पहले पढ़े होंगे। उन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा हमने प्रत्याहार सूत्र बनाए थे, बस उतना सा है इनका अर्थ। मैं हिंदी में बताऊंगा, आप विचलित मत होना, बहुत आसान है, सरल तरीके से ट्रिक के द्वारा। तो जसत्व संधि ले लेते हैं। जसत्व संधि क्या कहती है, झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते, अंते अंते का अर्थ तो है अंत में होने पर, अर्थात पदांत होने पर, किसी पद के अंत में होने पर। पद और शब्द समझते हैं ना आप, पद क्या होता है, जब वो विभक्ति युक्त कोई भी शब्द होता है तो पद कहलाता है। जैसे राम शब्द था तो राम है या रामो या रामः, ये क्या बन गया भाई, पद। कहता झल जब पद के अंत में हो, अंत का अर्थ अंत में, कि झल अंत में हो। और फिर क्या कहता है, उनको जस हो जाता है, जलों को क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। बस इतना याद रखना। प्लस में अर्थात उनके बाद क्या है क्या नहीं है कुछ भी नहीं बताया, सिंपल सी बात बताई। अब बात आती है झल क्या होते हैं। तो आप झलों को जब अगर दस आदि इस प्रकार से पूरे देखेंगे प्रत्याहार सूत्र के आधार पर, तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। एक बहुत आसान सा एक तरीका, एक सरल तरीके के द्वारा हम इसको समझ पाएंगे कि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो। देखिए आप, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इनमें से कोई भी वर्ण हो और उसके बाद स स स ह, इनमें से क्या क्या, श स स और ह, ये चार वर्ण ये हैं झल। याद रखिएगा इनको क्या बोलते हैं, झल। बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। झल का अर्थ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी वर्ण हो, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण, या श श स ह, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो ये किस में बदल जाएंगे, जस में बदल जाते हैं। अब जस, फिर वही बात आ गई, जस में क्या आता है, ज ब ग ड द स, ज ब ग ड द स, अर्थात तृतीय वर्ण होता है वर्ग का।
वर्ग का तृतीय देखिए ग ज ड द ब, ये है तृतीय। इसके बाद ये तो अंतस्थ और उसमें आगे यहाँ तक है स्पर्श व्यंजन, तो ग ज ड द ब ये हैं। क्या इनको यदि मैं आपको बोलूं तो ये आपके ज, क्या फिर से जबगढ़ 10 होता है, लेकिन हम उसी क्रम से रख लेते हैं। किस में बदल जाता है ये ग ज ड द ब, इनमें परिवर्तित हो जाता है। अब फिर से सुनिए मेरी बात, झलों को जस हो जाता है, बस इतनी याद रखनी है। अर्थात पहला दूसरा तीसरा चौथा और श स स ह इनको तीसरा वर्ण हो जाता है, इतनी सी बात याद रखनी है। आप इसके चक्कर में मत पड़िए। इसके बाद क्या हो ये कुछ भी नहीं बताया यहाँ पर, कि बाद में क्या है कुछ नहीं बताया। स्वर हो व्यंजन हो कुछ भी हो सकता है। इसमें इतनी परिभाषा दी है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो या श स स ह में से कोई हो, तो ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात रखिए। लेकिन यहाँ जो समझने की बात है कि भाई किसको ग होगा, किसको ज होगा, किसको ड होगा, किसको द होगा, अब ये एक द्विधा भरी बात है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको आदेश। ये तो थे स्थान, स्थान जो फिक्स होते एक जगह, इधर मैं लिख देता हूँ आदेश, अर्थात जिनको जो बनना है वो बनना क्या है, ग के बाद ज, फिर ड द ब, इसमें परिवर्तित होना है ना। ये पांचों वर्ण यही तो थे। अब किसको क्या होगा वो देखते हैं। इसको हम एक अपने हिसाब से सिस्टम से रख लेते हैं। सिस्टम से रखेंगे कैसे, जो जहां से उच्चारित होता है। जैसे क वर्ग कहां से उच्चारित होता है आप बताइए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ से उच्चारित होता, तो हम लिखेंगे क ख ग घ, चार ये ना, पांचवा तो नहीं है। और फिर इसमें कंठ कौन है, ह। यदि ये आ जाते हैं इधर और इनके सामने कोई भी वर्ण हो तो किस में बदलेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, सामने लिख देता हूं, तो ये ग में बदलेंगे, याद रखना। इसके बाद दूसरा क्या था, च, कि च छ ज झ य, इनमें से कोई वर्ण हो, सामने कुछ भी हो, तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो ज में, क्योंकि वही स्थान है, तालव्य है ये। फिर उसके बाद ट वर्ग है, ट ठ ड ढ अण, यदि इनके सामने कोई वर्ण हो तो ये किस में बदल जाएंगे, ट ठ ड ढ न, ये अपने तीसरे अर्थात ड में। और उसके बाद त थ द ध न, और भी छूट गए भाई, यहाँ पर ये नहीं था, च छ ज झ और तालव्य श, क्योंकि तालु वाले थे। यहाँ पर अणा नहीं था। ये देखिए आप साथ साथ गलती पकड़िए, बहुत अच्छी बात है, तुरंत पता लगेगा कहाँ गलती हुई है। ट ठ ड ढ ण मूर्धन्य स, ठीक है, इसमें त थ द ध न नहीं, बल्कि क्या आएगा, दंत्य स। ये आप देखिए आप, अब आपके सामने क्या हो गया, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ठीक है। और इनके सामने कुछ भी होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, द में। और इसके बाद एक प फ ब भ, अब इसमें मैं नहीं आएगा और आगे भी नहीं है कुछ भी, तो ये चार ही रहेंगे। और इनके बाद कुछ भी है तो ये किस में बदल जाएंगे, ब में बदल जाएंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है। आपको बिल्कुल भी दुविधा में परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। झल को जस हो जाता है, आगे उनके कुछ भी हो। झल का मतलब है पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, श स स ह। यदि इनके बाद कुछ भी स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो वो किस में बदल जाएंगे, वो अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे, अपने वर्ग के तीसरे में, याद रखना, ठीक है। उदाहरण के द्वारा ले लेते हैं, उदाहरण से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे वाक जमा ईशः, अब आप देखिए यहाँ क पहला वर्ण है, इसके बाद मुझे नहीं पता क्या है, आगे कुछ भी नहीं बता रखा, तो हम आगे देखेंगे ही नहीं, इतना ही देखेंगे कि पहला वर्ण है ये। और पहला किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में। तीसरा क्या है, ग, और इस प्रकार हमारे पास क्या बन गया, वागीशः बन गया कि नहीं,
बन गया ना। तो ये भी याद रखना है आपको। और उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं, बहुत आसान सा रह जाएगा आपके लिए। कितना सरल है ये नियम, बहुत विचलित होने की आपको आवश्यकता नहीं, सरल है। और इसी सरल के कारण ही हम इसको और सरल बनाते हैं। अच जमा में आदि भी कर सकते हैं आप, अच जमा अंत भी कर सकते हैं। जैसे अंतः ले लिया मैंने, अच जमा अंत। च क्या कहता था जसतो संधि में, फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, या श स स ह इनमें से कोई हो और उनके सामने कुछ भी हो, और ये किस में बदल जाएंगे, ये तीसरे में बदल जाते हैं, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। तो च अपने वर्ग के तीसरे में, च छ ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अ द ज अंतः क्या बन जाएगा, अदंतः। इसी प्रकार सुप जमा अंत, अंतः, सुप जमा अंतः क्या बनेगा, आप बताइए, आप क्या बनेगा। आप देखिए प फ ब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब में, और बन जाएगा सुबंतः। ठीक है ना। तीसरे में बदलेंगे, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, स स ह हो, कोई भी हो, वो बदलेगा किस में, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। हाँ, एक जगह थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एक समस्या आपके लिए आ सकती है। कौन सी आ सकती है वो देखिए आप, वो आ सकती है यदि स में से कोई हो तो ह होगा तो किस में, है वाला तो ग में ही जाएगा। ये तालव्य स होगा तो ज में बदलेगा, मूर्धन्य स होगा तो ड में बदलेगा, दंत्य स होगा तो वो द में बदलेगा। ठीक है ना। ये जहाँ से उच्चरित होते हैं उसी के हिसाब से। तो इस प्रकार से ये क्या थी, जसत्व संधि का पहला पार्ट था। अब देखते हैं हम जसत्व संधि का दूसरा पार्ट है, अर्थात दूसरा भाग क्या है, वो उससे मिलता जुलता है। यहाँ हमने कंडीशन क्या लगाई थी, ये क्या था, झल था, और झल के बाद कुछ भी होता है तो झल किस में बदल जाएगा, जस में बदल जाएगा। इतनी सी संधि थी। लेकिन अब अगली देखते हैं, झलाम जस झसी। क्या है, झलाम जस झसी, अर्थात झस लिख देता हूं मैं यहां। तीन चीज है, झल जस झस। ठीक है। अब क्या कहता है, झलाम जलों को जस हो जाता है। जलों को क्या हो जाएगा, जस। पहले भी तो जलों को जस ही हुआ था। फर्क क्या है, कहता यदि बाद में झस हो तो, वहां बाद वाली कंडीशन नहीं थी, यहां पर बाद की लगा दी। तो मैं इसको यूं कहूंगा कि यदि जलों के बाद क्या होना चाहिए, झस हो, तो ये झल हैं किस में बदल जाएंगे, जस में बदल जाएंगे। बदले तो तब भी थे, अर्थात जब किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या श स स ह इनमें से कोई वर्ण हो, ये झल है भाई, तो ये किस में बदल जाएंगे, जस में। जस का मतलब है वर्ग का तीसरा वर्ण। तीसरा समझते हो आप, कौन से थे याद करिए, ग ज ड द ब, इसमें बदल जाएगा। कब बदलेगा, जब उसके बाद झस हो। अब ये समस्या, ये झस कौन से होते हैं, ये झस होते हैं भाई तीसरा और चौथा। झस का अर्थ है तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण। तो समझ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, स स स ह हो, और इनके परे यदि तीसरा या चौथा वर्ण में से कोई होगा तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे। कंडीशन लगा दी, कंडीशनिंग होगी यहाँ पर। पहले कंडीशन नहीं थी, यहाँ कंडीशन कर दी कि बाद में ये हो। वहाँ पर वो भी इस सूत्र में है, ये भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं, बस इसमें है कि बाद में तीसरा या चौथा होना चाहिए, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। जैसे लभ, लभ जमा में धह। अब देखिए नियम के मुताबिक चौथा वर्ण है ये, चौथे के बाद ये भी चौथा है, तो ये पहले वाला चौथा है, अर्थात भ। देखिए प फ ब भ भ, भ किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे में। तीसरा कौन सा, ब में बदल जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, ये ब में बदलेगा तो लब्धः। क्या बन जाएगा, लब्धः।
ठीक है। इसी प्रकार हमें जैसे एक बहुत प्रचलित शब्द है दुध, दुध जमा में धह, दुध जमा में धह। अब ध है, ये देखिए विच्छेद कई बार आ जाता है, संधि विच्छेद करना, तो ये ध्यान रखेंगे, दुध जमा में धह। अब कहता चौथे वर्ण के बाद चौथा है, चौथे के बाद चौथा हो तो ये अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, और तीसरा क्या है इस वर्ग का, द, और हमारे पास क्या बन जाएगा, दुध, दुध। ठीक है ना। इसको हमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये तो ठीक है। इसी प्रकार हमें एक और ले लेते हैं, इसको एक बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे युद्ध जमा में क्या, युद्ध जमा में धह। देखिए वही बात, ध के बाद फिर ध आ गया तो द में बदल जाएगा और बन जाएगा हमारे पास यो आद ध विसर्ग, युद्ध। इसको यूं भी लिख सकते हैं, द के अंदर ध लिखकर युद्ध, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं थी। इसी प्रकार क्रुद्ध, क्रुद्ध जमा में धह, क्रुद्ध। एक बहुत बढ़िया उपसर्ग पूर्वक लभ और धी। देखिए अब उप तो उपसर्ग है, ये यूं का यूं रहेगा, इसके बाद भ, और भ के बाद चौथा वर्ण ध, तो किस में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे में, प फ ब में बदल जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा उपलब्धि, और ये छोटी की मात्रा है तो इधर चढ़ जाएगी उपलब्धि, उपलब्धि। ठीक है ना। तो ये था हमारा जसत्व संधि। फिर से बताता हूं, बहुत आसान सा नियम था, और आप देखते रहिए कितना आसान ये दोनों नियम मैं आपको फिर से बताता हूं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। क्या कहता था, पहले में कहा था जल, जल का अर्थ था, पहला नियम था, यदि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या श, स, ह इनमें से कोई वर्ण हो और इनके सामने चाहे स्वर हो, व्यंजन हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। पहला नियम तो हमने ये किया था। इसी का दूसरा नियम हमने क्या किया था, यदि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या चौथा या स या ह इनमें से कोई हो और परे, अब देखिए कंडीशन लगाई थी दूसरे में, इतना ही फर्क था। पहले में कंडीशन नहीं थी, कुछ भी हो सकता था, यहाँ कंडीशनिंग में डाल दिया कि तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो इसके बाद, तो उस अवस्था में ये बदलेंगे, उसी तीसरे में ही बदलेंगे अपने ही वर्ग के, बस इतना सा था। तो इसको आप समझ जाएंगे और हमारा हो गया जसत्व संधि। आप समझ में आ गई होगी जसत्व संधि। और अब देखते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट जसत्व संधि करने के उपरांत हम अब एक बीच में और छूट गई थी क्या, सचुतो, शटुतो, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि और चरतो संधि। तो हम पहले इसी को ले लेते हैं, चरतो संधि को ही लेते हैं, जिसमें चर का बोध हो, चर का आगम हो, चर का आदेश हो। चरतो का कहने का तात्पर्य जिसमें चर का आदेश हो, चर याद रखना, चर जिसमें चर का आदेश होने की वजह से इसको क्या कहेंगे, चरत्व संधि कहा जाता है। लेकिन इसमें देखिए क्या कहता है पाणिनि, क्या था, पीछे जो कोई सूत्र चलता आ रहा है, कोई बात चलती आ रही है, उसको बार बार नहीं कहता, रिपीट नहीं करता, बस उसके आगे बोल पड़ता है। तो अब तक हमने जसत्व की बात की थी, जसत्व की बात चल रही थी, उसके आगे अचानक कहता है खरीच, क्या बोल दिया, खरीच। अब खरी, खरी में देखिए सप्तमी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। और सप्तमी विभक्ति जहां पर भी होती है वो परसवर्ण होता है, परवर्ण होता है। सप्तमी जहां पर भी लगेगी परवर्ण, पर का मतलब बाद वाला। तो ये तो ध्यान रखना है, ये ऐसे पोजीशन में है खरी, खर, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले क्या हो, ये तो बाद का हो गया, ठीक है। पहले किसकी चर्चा चल रही थी, जलों की चल रही थी ना, उसी के आगे सूत्र आया है। तो अब इसका कहने का, पाणिनि का कहने का तात्पर्य क्या है कि जब क्या था, ये जल,
कि झल से परे क्या होना चाहिए, खर। झर से परे यदि खर होगा तो ये झल किस में बदल जाएगा, ये चर में बदल जाता है, चर आदेश हो जाता है। अब कंफ्यूजन यही है कि झल क्या होता है, खर क्या होता है, चर क्या होता है। तो मैं एक बार इसके विषय में बताऊंगा। झल को तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, क्या क्या, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, या फिर श, स, स और ह, इनमें से कोई वर्ण हो, ये हो गया झल। अब बात आती है खर। खर में बहुत आसानी से है, पहला और दूसरा, और फिर वही श, स, ह, ये हो गया हमारे पास खर। याद रखेंगे, जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उष्म व्यंजन से परे पहला, दूसरा या उष्म व्यंजन ही हो तो इनको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल को, अर्थात इनको चर, और चर का अर्थ होता है पहला वर्ण, ठीक है ना, पहला, और वही साथ साथ स, 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 ह, याद रखिएगा। अब शॉर्ट में फॉर्मूला बताता हूं फिर से आपको। किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण या अंतस्थ के बाद पहला, दूसरा या अंतस्थ हो तो ये जो थे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि, ये अपने ही वर्ग के पहले में बदल जाएंगे। इतना याद रखेंगे। अब उदाहरण से इसको और ज़्यादा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं हम। देखिए आप, उदाहरण से हो जाएंगे, जैसे उद जमा सरगह। अब देखिए द आ गया, द कहाँ है, द कहाँ है, पहला, त थ द, ठीक है, पहला वर्ण हो गया यहाँ। अब पहले वर्ण के बाद स है इसमें, पहला, दूसरा या स आ गया, बिल्कुल सही है। तो ये किस में बदल जाएगा, ये पहला था, ये किस में बदलेगा, अपने वर्ग के पहले, ये सॉरी तीसरा था, यहाँ द क्या था, तीसरा था, और तीसरे के बाद क्या था, स था, तो ये अपने वर्ग के पहले में बदलेगा। पहला कौन सा है, आप बताएंगे, त, और ये क्या बन गया, उत्सर्ग, उत्सर्ग बन गया ना। इसी प्रकार हम और ले लेते हैं, जैसे सद जमा में कारह, इसको अक्सर हम गलत करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सद जमा कारह, अब द है, तीसरा है, तो पहले में बदल जाएगा, किस में, त में बदल जाएगा, स त कारह, और क्या बन जाएगा, सत्कारह। इसी प्रकार उद जमा में तीर्ण, उद जमा तीर्ण, द है, द किस में बदल जाएगा, त में बदल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, उत्तीर्ण, आद त और त, तो ऐसे लिख देंगे उत्तीर्ण, उत्तीर्ण हो गया। अब एक नया आपके लिए मैं देता हूं, जैसे शब्द आ गया दिग जमाम पालह, क्या बनना चाहिए आप बताइए। आप कहेंगे कि सर ऐसा नहीं, हमने तो पहले पढ़ा था दिक जमा पालह पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने अब तक, दिक जमा पालह, ऐसा तो आपने पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था, सही है, आप गलत नहीं है। यहाँ पर क अर्थात प्रथम वर्ण था, और यहाँ पर प कोई भी था, तो ये हमने जसत्व संधि में किया था। जसत्व संधि में था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि कोई भी हो तो वो किस में बदल जाएंगे, अपने वर्ग के तीसरे में, अर्थात ग में बदल गए। पहले तो यहाँ जसत्व संधि का नियम लगा, और उसके बाद कौन सा लग गया, अब ग को फिर से पहला हो जाएगा क इस संधि के। अब यहाँ कौन सा हो गया आपका संधि, चरतो संधि। अब चरतो संधि का पहले ये लगा, बाद में ये लगा। पाणिनि कहता कि बाद वाला ही मान्य होता है, तो कौन सा नियम लागू हो गया इसके ऊपर, चरतो का, और ये द में बदल जाएगा और एज इट इज रहेगा, और ये हमारे पास बन जाएगा दिक्पालह। क्या बन जाएगा, दिक्पालह। तो ये ध्यान देना, छोटी छोटी बातें हैं। तो ये थी हमारी कौन सी संधि, चरत्व संधि। चरत्व संधि समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो एक बार पुनः मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। चरत्व संधि क्या थी, जिसमें चर का बोध हो, चर
का बोध होने के कारण इसको चर तो, और ये था खरी च अर्थात खरों में भी खरी सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी जहाँ पर आती है तो परवर्ण होता है, पर का मतलब बाद वाला होता है। और इससे पूर्व चर्चा जल की चल रही थी, जल के बाद खर हो तो ये जल चर में बदल जाता है। जल का मतलब होता है पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है यदि उसके बाद पहला व दूसरा वर्ण हो तो। ये थी हमारे पास चरत्व संधि। और इसके बाद अगली संधि हमारी है अनुस्वार संधि को लेते हैं हम। ये छोड़ दिया था ना बीच में हमने अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि बहुत आसान सी है। अनुस्वार देखिए, अनुस्वार तो आप समझते होंगे। अनुस्वार क्या होता है, किसी भी स्वर के ऊपर ये बिंदु लगता है, ये अनुस्वार कहलाता है, ये से संबंधित है। और इसका एक सूत्र क्या है, मो अनुस्वारः, मौनस्वारः, ये परिभाषा है। कहता कि म को अनुस्वार हो जाता है, मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार। कब, जब इसके बाद क्या हो ये नहीं बताई, तो इसे पूर्व सूत्र में चल रहा था यदि इसके बाद कोई भी व्यंजन हो, हल हो, क्या हो, हल, हल व्यंजन को बोलते हैं। जब मैं के बाद कोई व्यंजन हो तो मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाता है, याद रखना, ठीक है ना। जैसे हमें एक चीज और, यहाँ एक कंडीशन और है, पदांत में होना चाहिए। पद, किसी भी पद का अंतिम में, पद का अंतिम पद समझते हो, जैसे रामम, तुम, अहम, ये क्या हम पद हैं। तो पद का अंतिम म के बाद यदि कोई भी व्यंजन आ जाता है तो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अक्षर आपने देखा होगा, जैसे कई बार देखा, तुम गच्छति, गच्छसि, तुम कुत्र गच्छसि। अब यहां पर देखिए आप, या मैं कहूं कि अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, तो ये बिंदु हमने अनुस्वार क्यों लगाया। यहां पर हम ये भी तो लगा सकते थे, नहीं, गलत था, क्योंकि संधि का नियम कहता है कि यही लगेगा यदि मां के बाद रियल में क्या था, ये अहम था, और उसके बाद कोई व्यंजन आ गया तो ये मैं ना रहकर इसके ऊपर लग जाएगा। जैसे हरिम, हरिम जमा में वंदे। अब देखो ये हरिम, रामम, इस प्रकार से क्या पद हैं, पद का अंतिम म है, उसके बाद वह अर्थात व्यंजन है, तो ये किस में अनुस्वार बदल जाएगा और क्या बन जाएगा, हरिम वंदे, यूं बनेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप संस्कृत पढ़ते हो, संधि विच्छेद करते हो या लिखते हो, तो ध्यान रखना कि अनुस्वार म होगा और उसके बाद व्यंजन होगा तो वो म अनुस्वार के रूप में ही होगा। और एग्जाम्पल और देखते हैं कि जैसे अभी हमने देखा था अहम गच्छति या तुम गच्छसि या तुम करोषि, क्या, जैसे तुम जमा में करोषि था, अब इसको हमने चेंज करना है, माँ को बाद में व्यंजन बैठा है तो क्या बन जाएगा, तुम करोषि, है ना आसान। तो इस प्रकार से ये हमारी कौन सी संधि थी, अनुस्वार संधि थी, कि जब किसी म के बाद, माँ के बाद क्या होना चाहिए था, मो अनुस्वार, मैं को अनुस्वार हो जाता बाद में कोई व्यंजन हो तो। इसके बाद अगली लेते हैं पर सवर्ण संधि। पर और सवर्ण, क्या अनुस्वार से यही पर सवर्ण है कि अब इसमें देखिए एक तो पूर्व वर्ण होता है और एक होता है परवर्ण। पूर्व का मतलब पहले वाला वर्ण और पर का मतलब बाद वाला वर्ण, ये ध्यान रखेंगे। और इनको क्या होता है, पर सवर्ण हो जाता है, याद रखिए। पूर्व वर्ण के बाद यदि पर वर्ण है तो पूर्व वर्ण किस में बदल जाएगा, पर सवर्ण में बदल जाएगा। अब इसमें यदि हम देखते हैं, देखिए आप, यही अनुस्वार से यही, कि अनुस्वार के बाद यय हो, ये तो था आपका पूर्व वर्ण तो था अनुस्वार, और उसके बाद हो यय, ठीक है ना। अब कंफ्यूजन में है आप, कंफ्यूज मत होना। अनुस्वार तो आप समझते ही हैं, किसी भी स्वर के ऊपर जो बिंदु लगता है अनुस्वार होता है। अब आता है यय। यय क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, या फिर अंतःस्थ, क्या, अंतःस्थ, और एक और बच गया ह,
यानी उष्म व्यंजन हमने छोड़ दिए, यहाँ पर है को लिया बस, इनको बोलते हैं यही। उष्म को छोड़कर बाकी सारे व्यंजन कह सकते हैं, उष्म को छोड़कर बाकी सारे व्यंजन, यदि इनके बाद ये य हो, अनुस्वार के बाद य हो, तो ये अनुस्वार किस में बदलेगा, ये पर सवर्ण में बदल जाएगा। पर ये पर तो बाद वाला है ना, उसका सवर्ण, सवर्णी क्या होता है, जिनका उच्चारण स्थान और बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य नहीं सॉरी आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, तो वो क्या होते हैं, सवर्णी होते हैं। ठीक है, एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं, इसको और अधिक समझ में आ जाएगा। जैसे गम अनुस्वार है ना, जमा में गा। अब देखो यहां कहता अनुस्वार, तो इससे पूर्व आधा ग तो बचा ही, और ये था ना अनुस्वार, तो हमारा यही हुआ, जमा में गा। अनुस्वार के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या तीसरा है, तो क्या हो जाएगा, ये इस अनुस्वार को पर सवर्ण, पर माने बाद वाले का अपने स्थान में, स्थान कौन सा, ग, तो ग वर्ग का क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। ये पांचवा कौन सा होता है, अण म और न, तथा धन प फ ब भ म, इसमें बदल जाएगा जी। लेकिन ये कहता पर सवर्णी, पर माने बाद वाले का सवर्ण, सवर्ण उसी उच्चारण स्थान वही होना चाहिए, आभ्यंतर प्रयत्न है। जैसे यहाँ ग की बात कर रहा था मैं कि पर माने बाद वाला तो ग था ना, अनुस्वार के बाद ग था, तो ग के ही पंच, इस वर्ग के पंचम वर्ण, और पंचम वर्ण कौन सा होता है, क ख ग घ ng में। अब ये अनुस्वार किस में बदल गया, ng में, तो क्या बन गया हमारे पास, ग अनुस्वार ही तो है, ग तो पूरा रहेगा हमारे पास, अनुस्वार बदला है तो अनुस्वार ही बदलेंगे। देखिए आप ग, आगे क्या है ये ng, और आगे गा, गंगा। ठीक है ना, इसी प्रकार कम जमा में ठह, कं जमा में ठह। अब देखिए ये अनुस्वार, क तो यूं का यूं है, अनुस्वार किस में बदलेगा, इस वर्ग के पंचम में, ट ठ ड ढ अण, किस में बदल गया, ये अनुस्वार ही बदलेगा ना, तो ये अण आधा, और आगे ठह यूं का यूं है, तो क्या बन गया हमारे पास, कंठ। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे माँ के ऊपर अनुस्वार, जमा में दह। अब देखिए आप, मैं एज इट इज है, अनुस्वार किस में बदलेगा, बाद वाला, इसका सवर्ण, इसका सवर्ण त थ द ध न, और दह क्या बन गया हमारे पास, मंदह। इसी प्रकार यदि बाद में स्पर्श व्यंजन नहीं हो, अंतस्थ हो, ह हो, तो उस अवस्था में पांचवा तो बन ही नहीं सकता इसका। देखिए आप, चार ही होते हैं, ये तो पांचवा हो ही नहीं सकता, तो ये खाली अनुस्वार ही रहेगा। जैसे सम और योगः, इस प्रकार से हो तो यूं का यूं जुड़ जाएगा, ये तो संयोग हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे स जमा हारः, तो ये भी यूं का यूं रहेगा, अर्थात संहारः, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पांचवा वर्ण इनका नहीं होता। तो ये ध्यान रखेंगे आप। फिर से बता देता हूं, अनुस्वार संधि में क्या कहता था, अनुस्वार संधि तो था म के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। पर सवर्ण क्या कहता था, जब अनुस्वार के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ या हो, तो ये अनुस्वार बाद वाले व्यंजन के वर्ग का पांचवा हो जाता है, पर सवर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये संधि ये भी पूर्ण होती है। और लास्ट में अंतिम है, मैं एक बहुत आसान सा जो अक्षर कई बार इसकी आवश्यकता पड़ जाती है पाठ पढ़ते हुए भी, वो बताता हूं आपको कि जब भी किसी शब्द में, किसी शब्द के अंदर री, र या स, क्या क्या बताया मैंने, ऋषि वाला, री, र का र या मूर्धन्य स, ये कोई भी आ जाएं
और उसके बाद यदि कोई न है तो ये न अण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे री जमा में न, क्या बनेगा, न किस में बदल जाएगा, अण में, क्योंकि री आ गया तो ये बन जाएगा ऋण। लेकिन एक कंडीशन और, भले ही बीच में स्वरों का व्यवधान हो, स्वर भले ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे राम जमा में आयन, अब अ और अ मिलकर दीर्घ संधि क्या बन जाएगी, मां बन जाएगा, हमारे पास बन गया रामायण। अब देखिए इस शब्द में क्या अगर र और इधर क्या न, भले ही बीच में स्वरों का व्यवधान हो, बीच में भले ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस शब्द का जो न है वो किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा, और क्या बन जाएगी, रामायण। ठीक है, तो ये थी आपकी व्यंजन संधि। आशा करता हूँ व्यंजन संधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और उसको मत भूलना, वो एक ट्रिक जो 7 नियम थे कि तू चलने दे डट जा। और चश्मा बनाया था मैंने स्वच्छ भारत, कि जिधर स्वच्छता है, स्वच्छ है, उधर भारत नहीं, और जहाँ भारत है वहाँ बस, जो भी समझ लेना आप। और उसमें स्वच्छ में मैंने बताया था स्व, स्व का मतलब स्वर, और परे यदि छ हो तो स्वच्छ, च बदल आ जाएगा इसमें। दूसरा त का नियम बताया था, भार है सिर पर हमारे, उसको निकाल दें तो त ही शेष बचेगा, अर्थात त का नियम था। और त का नियम क्या बताया था आपको ट्रिक के द्वारा, कि तू क्या था कि चलने दे, कि सिस्टम को चलने दे, तू चलने दे, तू चलने दे डट जा। यदि त के बाद च ल न द ड ट ज, इधर इनमें से कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 नियम हो गए एक के द्वारा ही, कोई भी होगा त के बाद इनमें से, जैसे च होगा तो यहाँ पर जबरदस्ती बीच में च आ जाएगा, ल होगा तो ल आ जाएगा, न होगा तो न आ जाएगा, अर्थात वो डबलिंग हो जाती है उन्हीं व्यंजन की। तो इसी के साथ हमारी व्यंजन संधि आज समाप्त होती है। और फिर कहता हूँ, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, और अगली वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगी, और वो भी एक ट्रिक के द्वारा। धन्यवाद।